कितनी तेज बारिश हो रही है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मैं सब्जी बेचने कैसे जाऊंगी। आयशा अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश को देखकर ये सोच रही होती है। तभी उसकी 22 साल की बेटी शाली अंदर से आवाज लगाती है। माँ, अंदर आ जाओ। सबसे पहले मुझे खाना डाल दो। उसके बाद बारिश रुक जाए तो चली जाना सब्जी बेचने। शाली की बात सुनकर आयशा देवी अंदर आ जाती है और उसको खाना डाल कर देती है। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है और आयशा सब्जी का ठेला लेकर बाजार जाने लगती है। माँ, अभी तो बारिश बंद हुई है, आप कहाँ जा रही हो। बेटा, सब्जी बेचने जा रही हूँ। आज जाऊंगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो राशन लाने की टेंशन नहीं होगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना, और शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, ताकि किसी अच्छे घर में तुम्हारा रिश्ता हो सके। ये तो माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी नहीं चाहती मेरा पति आपकी तरह गरीब हो। मैं भी चाहती हूँ किसी बड़े घर में मेरी शादी हो, जहाँ पर मुझे सारी खुशियाँ मिल सके। आयशा चुपचाप सब्जी बेचने चली जाती है और शाम को घर वापस आकर शाम का खाना भी बनाती है। फिर बर्तन धोकर किचन की सफाई करती है, जबकि उसकी बेटी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। ये देखकर आशा उसे कहती है, बेटी, घर के काम सीख लो, आगे जाकर काम आएंगे। माँ, मैं तो अमीर घर में शादी करूंगी, जहाँ पर नौकर चाकर हों, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। शाली के सपने बहुत बड़े थे और उसका ये सपना पूरा भी हुआ। एक दिन वो गांव के जमींदार की बेटी की शादी पर जाती है तो वहां पर अखिलेश नाम के लड़के से टकरा जाती है। अखिलेश एक अमीर खानदान का लड़का था और शाली देखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए अखिलेश ने उसको देखते ही पसंद कर लिया। पार्टी में शाली के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी की। अगले ही दिन वो अपनी चमचमाती गाड़ी में अपनी माँ को साथ लेकर शाली के घर पहुंच गया। वहां अखिलेश की माँ रमला आयशा को देखकर कहने लगी, अरे आयशा, तू, ये तेरी झोंपड़ी है। जी मेम साहब। माँ, क्या तुम इसे जानती हो। हाँ हाँ, ये वही आशा है जिससे मैं सब्जी खरीदती हूँ। इसका मतलब है शाली तुम्हारी बेटी है। हाँ मेम साहब, लेकिन आखिर बात क्या है। माँ जी, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ आशा, इसने जब से तुम्हारी बेटी को देखा है ये तो शादी की जिद लगाकर बैठा है। वैसे तो मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि मैं किसी भी झोंपड़ी में रहने वाली लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी। अमीर घर में अपने रिश्ते की बात सुनकर शाली बहुत खुश होती है। माफ़ करिएगा मेम साहब, आपके बेटे की उम्र कुछ ज़्यादा लग रही है। माँ, 8-10 साल बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये रिश्ता कबूल है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटी। लेकिन आयशा, जब इतने बड़े घराने के लोग तुम जैसे गरीब लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार हैं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेम साहब, जैसा आप सबको ठीक लगे। आयशा अपनी इकलौती बेटी शाली की शादी एक अमीर घर में कर देती है और अमीर घर में आकर शाली उन लोगों के तौर तरीके सीख लेती है। फिर दोनों हनीमून के लिए किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और उधर आयशा बेचारी सब्जी का ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करती है। और फिर कुछ दिनों के बाद शाली का शादी के बाद पहला बर्थडे होता है। फिर लकेश एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें अपने दोस्तों को भी बुलाता है। जन्मदिन पे आयशा भी अपनी बेटी को मुबारकबाद देने के लिए आती है। बेटी, मैं तुम्हारे लिए ये गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। जन्मदिन बहुत मुबारक हो। उन सबके सामने शाली शर्मिंदा होकर गुस्से में आकर कहती है, अब जो भी हो फिलहाल यहाँ से जाइए। लगता है बेचारी की माली हालत कुछ ठीक नहीं है। मेरी तो बस एक ही माँ है और वो मेरी सासू माँ रमला है। फिर आशा रोते हुए घर लौट आती है। मेरी इकलौती बेटी आज इतनी अमीर हो गई है कि अपनी माँ को पहचान भी नहीं रही। बिल्कुल छोटी सी थी शाली। जब उसका बाप इस दुनिया से चला गया था तो मैंने सब्जियां बेच बेच कर उसको पाला, और आज वो इतनी अमीर हो गई है कि अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रही है। आयशा ये सब सोचकर बहुत परेशान होती है। फिर वो ये सब कुछ बुलाकर रोज़मर्रा के कामों में लग जाती है और सब्जियां बेचकर अपना पेट पालती है। उधर लुकेश मीटिंग के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है। पीछे से रमला सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर डॉक्टर रमला को मुकम्मल बेड रेस्ट का कहता है। वो जी, अब इनको मुकम्मल बेड रेस्ट होनी चाहिए, इनको बेड से हिलने भी नहीं देना। अब तो आपको सिर्फ इन्हीं की देखभाल करनी है। ये सब सुनकर शाली को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसकी काम वाली तो पहले ही छुट्टी पर गई हुई थी और लुकेश भी दूसरे मुल्क में गया था। छी, मुझे इससे तो इस बुढ़िया की खिदमत नहीं होगी। इसको नहलाना धलाना, इसका डायपर बदलना, ओ नो, ओहो, ये सब मैं नहीं कर सकती। फिर वो इन सब कामों से बचने के लिए अपनी सास को अकेला छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर आ जाती है। अब क्या लेने आई हूँ मुझ जैसी गरीब के पास। ओहो माँ, आप अभी तक नाराज़ हैं। वो पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं थी, उसमें बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे और उन्होंने लोकेश को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट देने थे, इसलिए मुझे ये झूठा ड्रामा करना पड़ा।
फिर आशा देवी को अपनी बेटी की ये बातें सुनकर कुछ तसल्ली होती है और फिर वह अपनी बेटी शाली से कहती है, ओह अच्छा, लेकिन तुम अचानक से यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? फिर वो अपनी माँ आशा को सारी बात बताती है। क्या तुझे शाले बिल्कुल शर्म नहीं आई अपनी सासू माँ को इस हालत में घर में अकेले छोड़कर आ गई हो? लेकिन खैर, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद लगा भी क्यों रही हूँ। जो अपनी जन्म देने वाली माँ को भूल सकती है, तो अपनी सासू माँ को क्यों नहीं भूल सकती। फिर आशा देवी रमला के घर जाती है, जहाँ पर देखती है कि रमला बुखार से तप रही होती है। फिर आयशा उसके सर पर पट्टियाँ करती है और उसके लिए खिचड़ी और दलिया बनाती है। और फिर कुछ दिनों तक वो उसके घर पर ही रुकती है और उसकी खूब देखभाल करती है। उसको स्पंज करना, उसके डायपर बदलना, सब काम वही करती है। हफ्ते भर के अंदर ही रमला बिल्कुल ठीक हो जाती है। आयशा को अपनी खिदमत करते देखकर रमला भी बहुत खुश होती है। अब वो दोनों सारा वक्त इकट्ठे ही गुजारती हैं, इकट्ठे ही खाना खाती हैं और इकट्ठे ही बैठकर अपनी दुख सुख की बातें भी करती हैं। और अब वो दोनों सहेलियों की तरह रहती थीं। फिर एक दिन, आशा, जैसे तूने मेरा ख्याल रखा ऐसे कोई भी नहीं रख सकता। मेरी अपनी बहू मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चलेगी, और तुमने समधन होकर भी मेरा इतना ख्याल रखा। अब से तुम मेरी समधन नहीं बल्कि मेरी सहेली हो। इधर जब लोकेश घर वापस आता है तो उससे सारी बात पता चल जाती है। इधर फिर रमला के ठीक होते ही शाली भी वापस आ जाती है। फिर लोकेश शाली को खूब सुनाता है, निकल जाओ शाली इस घर से, मुझे तुम जैसी बीवी की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ को इस तरह की हालत में तुम अकेले छोड़कर चली गई। जाओ, निकल जाओ इस घर से। नहीं नहीं लोकेश, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मुझे घर से मत निकालो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, सासू माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दो। फिर इस तरह शाली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफ़ी मांगती है और सब उसको माफ़ भी कर देते हैं। और फिर इन्हीं दिनों में आशा रमला की अच्छी सहेली बन जाती है। और जब आशा अपने घर जाने लगती है तो रमला उसे कहती है, आशा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब यहाँ पर तुम हमारे साथ ही रहोगी। लेकिन रमला, मैं अपनी समधन के घर कैसे रह सकती हूँ? अपनी समधन के घर तो नहीं रह सकती, लेकिन अपनी सहेली के घर तो रुक सकती हो ना। आज से हम दोनों समधन बाद में और सहेली पहले हैं। इसी तरह वो सब एक ही घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।